Hello student, welcome back to my channel. So today in this video we will discuss about the next topic of chapter 1, which are first is here we will discuss about area vector. These are the topics. After that we talk about electric flux. Next topic will be Gauss theorem and its proof. And last will be derivation of, or you can say that deduction of Coulomb's law by Gauss theorem. क्लियर? तो स्टूडेंट ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस अपने वीडियो के लेक्चर में. सो इससे पहले आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर को फॉलो कर ही रहे होंगे, आप देख ही रहे होंगे. और इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि कैसे हमने यहाँ पे इस चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक थे जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए टॉर्क और उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना. और उसके बाद फिर यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन एरिया वेक्टर इन फ्रंट ऑफ यू. तो एरिया वेक्टर को देखने के लिए स्टूडेंट सी हियर, एज यू नो दैट बेसिकली एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट ही ऐसे है. वी नो दैट हमें पता है कि एरिया जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में या कुछ कैलकुलेशंस में क्या होता है, एरिया को आपके पास कन्वीनियंट होता है ट्रीट करना एज अ वेक्टर. क्लियर? तो एरिया को किसी प्रॉब्लम्स में, किन्हीं प्रॉब्लम्स में, जैसे कि आने वाले टाइम पे अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे गॉस थ्योरम आएगा उसमें एरिया वेक्टर का जो एनरोलमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. तो इसलिए हम यहाँ पे किसी कैलकुलेशन में जब वेक्टर को, जब आपके पास जब एरिया को वेक्टर के फॉर्म में लिया जाता है या उसकी तरह एरिया को वेक्टर की सेंस में ट्रीट किया जाता है, तो तब वहाँ पे एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है. तो इसकी डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं, यू कैन सी हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया वेक्टर. So if I write area vector, as we know that area is a scalar quantity. Area is a scalar quantity. But in some problems, but for some problems, it treated as vector. It is convenient to treat as a vector. So for that, इसके लिए क्या करना पड़ता है? So for that the given surface is divided into small elementary area. So for that the given surface is divided into small elementary area, and they are treated as planar area, or you can say plane also. तो ये जब हम किसी गिवन सरफेस एरिया को, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई गिवन सरफेस एरिया है, ठीक है, एरिया हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, एरिया वेक्टर फॉर्मेशन हमने इसे देना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे एलिमेंट्री एरियाज में हम लोग स्प्लिट कर देंगे. एलिमेंट्री एरिया कंपलसरी नहीं है, ऐसे ही स्क्वायर शेप में, किसी भी शेप में हो सकता है. तो छोटे छोटे एलिमेंट्री एरियाज में हम लोगों ने क्या किया, इसे स्प्लिट आउट कर दिया या डिवाइड कर दिया. ठीक है, और इन एलिमेंट्री एरियाज को क्या कहेंगे, प्लानर एरियाज कहेंगे या प्लेन कहेंगे. अब एक चीज और ध्यान देना, द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, जो इस प्लेन का इन छोटे छोटे एलिमेंट्री एरियाज का जो नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल आपके पास एन कैप से समझ सकते हो, तो जो इनका नॉर्मल होगा वो किसको, इनके ओरिएंटेशन को दिखाएगा. ठीक है, अब
पहले लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। द नॉर्मल ऑफ these elementary areas, yeah, or you can say that the normal of the elementary area, किसी सिंगल के लिए बोल देते हैं, elementary area represent or shows its orientation अब जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल की, तो नॉर्मल किसी भी सरफेस पे आपको पता है नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, तो नॉर्मल दो कंडीशन में हो सकता है, या तो एक नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन इस प्लेन के बाहर, अगर हम इसे कोई एक प्लेन मान लें और इसी प्लेन पे एक छोटा सा ये एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करते हैं, या तो इसका नॉर्मल क्या होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड डायरेक्शन और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा या फिर होगा परपेंडिकुलरली और नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन। तो अब उन दोनों में से हम लोग जब एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसके जो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड नॉर्मल है उसको यहाँ पे एरिया वेक्टर के फॉर्म में लिया जाता है, ये भी बाय कन्वेंशनली। क्लियर स्टूडेंट? सो आई विल कंप्लीट माय स्टेटमेंट हियर। रिप्रेजेंट इट्स ओरिएंटेशन, द नॉर्मल ऑफ द गिवन प्लेन, given elementary plane has two direction, ठीक है। जो तो डायरेक्शन है आपके पास नॉर्मल प्लेन की कौन कौन सी होती है, नॉर्मली आउटवर्ड, एंड दूसरी कौन सी है, इनवर्ड टू द प्लेन, या तो प्लेन से बाहर की ओर या प्लेन से अंदर की ओर। बट अब स्टेटमेंट आता है, बट बाय कन्वेंशनली or you can say that by convention also, but by convention a vector associated with the elementary area of a given surface, is taken as normally in outward direction। तो यहाँ पे जो नॉर्मल की दो डायरेक्शन होगी, एक आपके पास इस तरफ मान लीजिए, एक आप इस तरफ मान लीजिए नॉर्मल की डायरेक्शन। अगर मैं इसे वेक्टर फॉलो करता हूँ तो आपके पास, अगर इसको मैं क्या पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ तो आपके पास यूनिट वेक्टर नीचे की तरफ होगा। तो किसी भी गिवन सरफेस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो दो कंडीशन को फॉलो करेगा। जैसे आप यहाँ दोबारा से देखिए, ये गिवन सरफेस है, आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसके इस सरफेस से एक होगा वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन में और एक आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बाय कन्वेंशन एरिया वेक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं तो उस एरिया वेक्टर के लिए जो हम यहाँ पे उसकी डायरेक्शन, ओरिएंटेशन की जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए जो नॉर्मल वेक्टर हम कंसीडर करते हैं किसी भी गिवन एलिमेंट्री एरिया पर ऑफ द गिवन सरफेस, वो वर्टिकली आउटवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट के बेस पे या आप इस कन्वेंशन के बेस पे आप ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगी वो ऑलवेज नॉर्मली इन आउटवर्ड डायरेक्शन होगी टू द गिवन सरफेस। क्लियर स्टूडेंट? तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास इसके लिए था, एरिया वेक्टर के लिए था। तो इस बेस पे अब आप देखेंगे कि यहाँ जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्री एरिया सरफेसेज हैं सबके लिए क्या है आपके पास, यहाँ पे जो ये आपके पास 3 डायमेंशनल तो है नहीं, ये सब आउटवर्ड डायरेक्शन में इसके नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो ये आपको इस सेंस में परपेंडिकुलरली या नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मिली। क्लियर स्टूडेंट? अब अगर हम मान लेते हैं कि किसी गिवन सरफेस का, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इफ आई कंसीडर, फर्स्ट नोट डाउन दी ऑल थिंग्स,
ओके स्टूडेंट, सो सी इफ आई कंसीडर, यहाँ पे मैं एक मान लेता हूँ छोटा सा कोई एक सरफेस एरिया एस कंसीडर करता हूँ, उसका यहाँ पे कोई एक एलिमेंट्री जो मैंने एरिया लिया है वो ds कंसीडर कर लिया है, और इसका जो आपके पास पता है आपको कि जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्लियर? तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, यानी एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ds वेक्टर का यूज करेंगे। ds वेक्टर आपके पास किसका होगा? प्रोडक्ट, उसको लिखा कैसे जाएगा? ds है जो मैग्नीट्यूड इसका है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ds, और इसके साथ प्रोडक्ट किसका होगा आपके पास? n कैप, यानी यूनिट वेक्टर का। और यूनिट वेक्टर क्या है? नॉर्मली इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो किसी भी एरिया वेक्टर के सिंबल को या एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस वर्ड को यूज करेंगे या इस फॉर्मेट को यूज करेंगे। इफ ds be an elementary area for the given closed surface, s, अगर यहाँ ds है तो हम s को ही कंसीडर कर देते हैं, अदरवाइज dA होता तो a कंसीडर कर लेते हैं। तो ds then it will be represented, it is written as ds vector, area vector is equals to ds into n। क्लियर स्टूडेंट? तो आप ऐसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर की डेफिनेशन और एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो इसके अलग अलग डायग्राम्स आप बना सकते हैं, जैसे ये किसी ds एलिमेंट्री सरफेस के लिए है, वैसे ही आप किसी s सरफेस को अगर दिखाना चाहें तो यहाँ से आप सीधा इसके नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में ds वेक्टर ले लेंगे। ठीक है? और इसकी वैल्यू आपको पता है, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल नहीं कर रहे हैं। और ये डायरेक्शन किसकी होगी? इसकी n कैप की डायरेक्शन होगी, और ये सरफेस कौन सा था? s होगा। अब इस एलिमेंट्री एरिया के बेस पे जो हम यहाँ पे डिस्कस करें एरिया वेक्टर को, इस एरिया वेक्टर जो कॉन्सेप्ट का यूज है, जब हम गॉस थ्योरम प्रूव करेंगे तो वहां पे होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम से पहले अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले कॉन्सेप्ट में भी इसका यूज होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी आप डिस्कस करेंगे जब मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी इनक्लोज्ड सरफेस एरिया पे या इनक्लोज्ड एलिमेंट सरफेस एरिया एस के किसी एलिमेंट्री एरिया पे डिस्कस करेंगे, तो उसका देखेंगे फॉर्मूला क्या आएगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो वहां के लिए ये एरिया वेक्टर इंपॉर्टेंट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, या एरिया को हमने कंसीडर किया एज अ वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टूडेंट, सी द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हेनेवर वी डिस्कस हियर अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस दैट, जब हम बात करते हैं फ्लक्स की, आगे चल के आप मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस करेंगे, बट हियर वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच पासेस थ्रू नॉर्मली टू द गिवन सरफेस और गिवन सरफेस एरिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी गिवन सरफेस एरिया से, कोई इनक्लोज्ड सरफेस एरिया है, सपोज मेरे पास ये कोई इनक्लोज्ड सरफेस है S, ठीक है, और ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, थोड़ा सा बना देते हैं। इमेजिन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, आपके पास किसी गिवन सरफेस के नॉर्मली, जब किसी गिवन सरफेस से उसके नॉर्मली फॉल्स होती है, नॉर्मली आपके पास पास होती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच पासेस थ्रू नॉर्मली टू द गिवन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by this surface। तो उस सरफेस से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उस सरफेस के नॉर्मली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं उसके इक्वल होता है। क्लियर? सो हियर आई विल राइट द डेफिनेशन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच पासेस थ्रू नॉर्मली टू द गिवन सरफेस एरिया। क्लियर स्टूडेंट? सो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो भी इस इनक्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड ही निकलेगा। सो द डेफिनेशन इज,
number of, you can say that first here, electric flux enclosed by, or you can say electric flux over a closed surface S, electric flux over a closed surface S enclosed by, you can extend the language, enclosed by the volume V। अगर हम किसी 3D सरफेस के बारे में बात करेंगे तो उसमें वॉल्यूम भी होगा, 2 डायमेंशनल है तो उसमें वॉल्यूम नहीं होगा, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं, अदरवाइज इतनी लैंग्वेज से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस एरिया enclosed by V is equal to the number of electric field lines which passes normally to the given surface or surface area, normally to the given closed surface area. You can extend this language like that. तो आप ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास हो गई इसकी डेफिनेशन, बट मैथमेटिकली व्हेन यू विल राइट, मैथमेटिकली इसको हम जब लिखेंगे देन यू विल सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमने सपोज इमेजिन किया एक सरफेस हमने कंसीडर कर ली, एनक्लोज सरफेस रेक्टेंगुलर शेप में एस कंसीडर करा, क्लियर स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं, ये अब जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी भी पास हुई इससे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो इस गिवन जो इनक्लोज सरफेस है S से, ठीक है, इस गिवन इनक्लोज सरफेस S से जो रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होगा, वो आपके पास क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ पास हो रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाएंगे, जनरल सी बात है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी सोर्स के थ्रू, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो किसी सोर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू, और दूसरा जब अगर ये नॉर्मली फॉल हो रही है तो आपको पता है कि अगर मैं ये गिवन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इस गिवन सरफेस की जो नॉर्मल आपके पास डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन होती है, एरिया वेक्टर की भी तो डायरेक्शन नॉर्मली होती है इन आउटवर्ड डायरेक्शन, एरिया वेक्टर भी तो नॉर्मली आउटवर्ड ही रहेगा, तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है, सपोज अभी मैं पूरा डीएस वेक्टर के सेंस में लूंगा तो आपका डीएस वेक्टर यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं, बिकॉज डीएस वेक्टर इज द एलिमेंट्री एरिया, डीएस इज द एलिमेंट्री एरिया फॉर द गिवन सरफेस एस। तो अगर मैं किसी एलिमेंट्री सरफेस डीएस के बारे में बात करूं तो डीएस के रिस्पेक्ट में जो उसका एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, डीएस वेक्टर नॉर्मली इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो भी इस सरफेस के नॉर्मल है और डीएस वेक्टर भी इस सरफेस के नॉर्मल है, तो जब मैथमेटिकली हम लिखेंगे कि उस एलिमेंट्री एरिया डीएस से होकर जो पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डी फाई से डिनोट कर देंगे, डी फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दिस एलिमेंट्री एरिया डीएस is mathematically represented as the dot product of electric field E produced by the source and the elementary area by which the electric field lines crosses normally to the surface or by which the electric field lines crosses normally. So this will be E into ds vector. तो ये चीज आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेगी। अब सपोज दूसरी कंडीशन ये मान लेते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें नहीं पता चल रहा है कि नॉर्मली फॉल हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस गिवन सरफेस, अगेन वही एस सरफेस है, इसके नॉर्मली फॉल ना होंगे कुछ इस फॉर्म में, कर्व की फॉर्म में अगर आपके पास यहाँ पे पास हो रही है, तो उस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज हियर आई अगेन कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया, यू कैन increase the elementary area diagram here. Here also you can increase to represent this like ds. So here I will consider one more line, and you know that the electric field lines never intersect each other by the properties of electric field lines. So here if I suppose this is our ds, so this is the direction of electric field lines. अब अगर थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर इस पॉइंट पे, जो कि आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मेजर करूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो क्या करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी इस पॉइंट के लिए। क्लियर? ये हो गई। अब दूसरा, इसी पॉइंट पे जो इसके नॉर्मली यहाँ पे क्या है आपके पास एरिया वेक्टर है। क्लियर? तो जब आप इसी डायग्राम को मैं सिंगल फॉर्म में बना रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा आराम से। सो हियर इफ सपोज आई कंसीडर दिस इज आवर एलिमेंट्री एरिया ऑफ ds imposed by the surface area s. So here in this case if I draw tangent on this point, suppose it is P, so this tangent represent us the direction of electric field, or you can say that electric field lines at this point P. So here if you will see that at the same point P, if you will see the direction of area vector, this will be dA vector which is normal to the given surface. When you will see this E and this dA vector, you will observe that they both form an angle theta between that. तो जब आप देखते हैं, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली फॉल ना होके किसी थीटा एंगल पे फॉल हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डी ए एरिया वेक्टर, तो उस केस में जो फॉर्मेशन है वो थीटा एंगल का कुछ इस टाइप से रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, तो इस केस में देन वी विल सी दैट हियर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट, आपको पता है। तो हियर वन इज नॉर्मल कंपोनेंट which is parallel to the given plane, उसका कोई रोल प्ले नहीं होगा यहाँ पे, पीछे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। और यहाँ पे जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा E का, इससे रिलेटेड जो कि अराउंड द डायरेक्शन ऑफ DA होगा which is E cos थीटा। तो यहाँ पे आप इसको देखिए, इस वाले केस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था जो कि अराउंड द डायरेक्शन ऑफ DS वेक्टर था। यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, अगर ds है तो ये ds वेक्टर बन जाएगा, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे जो अराउंड द डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आएगा, E cos थीटा। तो E cos थीटा जो कंपोनेंट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का E का, तो उस कंपोनेंट को हम इसके लिए रिस्पांसिबल रखेंगे। Therefore from this diagram we will get the electric flux which passes through normally to the given elementary surface area ds is E cos theta and product of E cos theta and ds vector, or you can say that here E dot ds also. Yes student, so if we write here in the terms of, you can say अगर हम इसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की टर्म्स में बात करें तो ऐसे दिखा देंगे। अदरवाइज यू कैन से दैट DE d phi E is equal to E cos theta into ds also. So when you will write this like this, ds cos theta अगर ऐसे लिखते हैं तो ये फॉर्मेट बन जाता है आपके पास इसके स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का। So here we will write d phi E is equals to E dot ds। बात समझ में आई स्टूडेंट इस केस में? और इस केस में भी आपका यही केस है जो यहाँ पे डिस्कस किया। तो इस केस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ऐसे आपके पास फाइंड आउट होगा। एंड हियर आल्सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स E dot ds in the term of scalar product
अगर स्केलर प्रोडक्ट को यहाँ ओपन करके देखें, यू नो दैट द एंगल बिटवीन E and DS is 0. Okay, so you know that the angle between E and DS is 0. So for that, if you will extend this EDS cos 0, you know that cos 0 is equals to 1. So you will write d phi E is the product of E and DS also. बस जब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यानी स्केलर वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के टर्म्स में, तो आप इसे ऐसे लिख देंगे, अदरवाइज इसको ऐसे लिख देंगे. सेम केस यहाँ पे भी है. क्लियर स्टूडेंट? ये वेक्टर और ऐसे लिखने, वेक्टर और आपके पास प्रोडक्ट के सेंस में लिखने का वे है. नाउ इफ यू विल थिंक अबाउट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दिस surface S, or you can say that total electric flux over the surface S, this is phi E, because ये surface क्या है, छोटे छोटे हैं, जैसे मैंने सबसे पहले आपको समझाया था एरिया वेक्टर में. This surface is made up of by small elementary areas which are called planar areas. So if we think about the all elementary planar areas, so I will write here this phi E total is summation of from I is equals to 1 to n d phi E I. I for d phi E1, d phi E2, d phi E3 and so on. तो इसको हम ऐसे लिख देंगे. अब अगर मान लीजिए कि ये जो elementary ds है ये tends to 0 है. If suppose this consider elementary area is approach to 0, then we will write this summation form in the term of integration form, like this. If the surface is closed, so I will use here closed integral, closed surface integral, and I will write this relation in this way, d phi E. तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे. d phi E किसके था, EDS के. So here I will write phi E is equal to closed surface integral of EDS, or if you will write, if you want to write like this way, you can write in this way. Clear student? So this is the mathematical representation of electric flux in this way. So noted. Now students, see, there are some cases about the electric flux. Some cases, as we have electric flux formula is phi E is equal to total electric flux over the given surface area S is phi E is equal to E dot ds. So here if we think about electric flux के बारे में अगर हम सोचें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव भी होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेगेटिव भी होता है एंड जीरो भी होता है. तो वो तीनों कंडीशन डिपेंड करती है थीटा एंगल पर. अगर थीटा सपोज एज यू नो दैट हियर, मैं फिर से किसी एलिमेंट्री सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप ऐसा कर दीजिए कि इसी फॉर्मूले को किसी ओवर द गिवन सरफेस S के लिए अगर हम लिखें टोटल, तो उसको हम E डॉट ds का इंटीग्रेशन S हो जाएगा, E डॉट S करके भी हम लिख सकते हैं. सो इसको जब हम ओपन करेंगे ES cos थीटा हो जाएगा. तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, ये डिपेंड करता है इस थीटा की वैल्यू पे. तो अगर थीटा की वैल्यू, लेट्स सी, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या वैल्यू रहेगी. अगर थीटा की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, सपोज थीटा की वैल्यू 0, और यू कैन से दैट हियर वी नो दैट एट थीटा इज इक्वल टू 0 द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, बिकॉज जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक जो आपके पास यहाँ जो सरफेस बना हुआ है उसके नॉर्मली रहेगी, क्योंकि E और DS के बिटवीन एंगल है थीटा. तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर थीटा की वैल्यू 0 पे तो हमें मैक्सिमम मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम. लेकिन पॉजिटिव होने की कंडीशन क्या होगी कि थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री. अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से लेस है तो उन सभी वैल्यूज पे cos थीटा की पॉजिटिव वैल्यू आएगी और cos थीटा की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देख सकते हैं. एंड आफ्टर दैट इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, 110, 135 एंड सो ऑन, तो आप देखेंगे जब थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर होगी तो उस केस में इस cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. एंड सिमिलरली इफ सपोज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा,
थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब आपके पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्मली फॉल्स नहीं होगी। उस केस में आपके पास अभी क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है। लेकिन जब आपके पास ये सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा तो उसमें एरिया वेक्टर आपके पास इधर आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो उस केस में एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास होते हुए नहीं जाएगी। तो इसलिए उस केस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर? उसी स्टूडेंट, तो जब आपके पास जीरो हो जाएगा तो उस केस के लिए यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया, वीडियो बीच में पॉज हो गई थी तो ये चीजें मैंने पहले लिख दी। देख लीजिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 वाले केस में आपके पास 90 रखेंगे जीरो हो जाएगा। और दूसरे केस में क्या है आपका, जब ग्रेटर देन 90 होगा तो उस केस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने 135 डिग्री का ले लिया और cos 135 की वैल्यू यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दी है। तो cos 135 जब कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से ट्रिग्नोमेट्री लगा के तो माइनस आएगी वैल्यू। तो इट मींस दैट जो भी वैल्यू आपका थीटा ग्रेटर देन 90 होगा वो सारी की सारी cos में क्या होगी, नेगेटिव। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो नेगेटिव निकल जाएगा। और जब थीटा लेस देन 90 होगा तो उस केस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ऑब्वियसली कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फीचर of electric flux in front of you. So here we discussed about two topics, area vector and electric flux.